एक रात बच्चे नानी के पास आए और बोले, नानी आज कहानी सुनाओ। नानी मुस्कुराई और बोली, आज एक लंबी कहानी सुनाऊंगी जो कई रातों तक चलेगी। ये कहानी मैंने तब लिखी थी जब मेरे सपने टूटे नहीं थे। जंगल में शेर, मोर, नाग और मृग प्रेम से साथ रहते थे। एक दिन मोर के मन में एक नया विचार जन्मा। उसके भीतर प्रश्न उठा, स्थिति और प्रतिष्ठा का मापदंड क्या है। उसी विचार के साथ वह नाग के पास गया और प्रस्ताव रखा कि वे साथ नृत्य करें। नाग ने सहमति दी। दोनों आनंद में मग्न होकर नृत्य करने लगे। उसी समय अनजाने में चूहा वहां से गुजरा और उसका पैर नाग की पूंछ पर पड़ गया। नाग क्रोधित हुआ और चूहे के पीछे दौड़ा। भय से व्याकुल चूहा भागकर गणेश के पास पहुंचा और संरक्षण मांगा। तभी आकाश में घने बादल छा गए। भ्रम और भाग दौड़ के बीच चूहे की पूंछ कट गई। उसकी छोटी सी भूल ने स्थायी चिन्ह छोड़ दिया था। दूसरी रात में कथा पुनः आरंभ होती है। कार्तिकेय प्रणाम करते हैं। उसी समय गणेश चिंतित दिखाई देते हैं। शिव ध्यान में लीन होते हैं और चूहा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है। उसकी पूंछ घायल है। चूहा कहता है कि वह नाग से भयभीत था। उसका कोई दुष्ट इरादा नहीं था, वह केवल सुरक्षा चाहता था। शिव नाग को बुलाते हैं। फिर मोर और सिंह को भी बुलाया जाता है। सभी उपस्थित होते हैं। मोर स्वीकार करता है कि वह नाग के साथ नृत्य कर रहा था, पर परिणाम की जिम्मेदारी नहीं लेता। शिव गहन चिंतन करते हैं। वे देखते हैं कि भय बढ़ रहा है, शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। चूहा भावुक होकर पूछता है, यदि छोटे प्राणी सदा भय में जिएंगे तो उनका अस्तित्व कैसे रहेगा। शिव का स्वर दृढ़ हो जाता है। अन्याय को बढ़ने नहीं दिया जा सकता। पहली रात असंतुलन का जन्म थी। दूसरी रात उस असंतुलन की नैतिक पहचान थी। जंगल तंत्र की संपूर्ण कथा की जड़ें यहीं स्थापित होती हैं। तीसरी रात हिमालय की श्वेत निस्तब्धता में सिंह, नाग, मोर और चूहा उस जंगल की सीमा पर पहुंचे जहां शक्ति को व्यवस्था में बदलना था। सिंह ने कहा, बिना नियम शक्ति अराजकता बन जाती है। समाज दायित्व की स्पष्टता पर टिकता है। चूहा झुका, बोला, वह छोटा है, साधारण है, उसे न्यूनतम कार्य दिया जाए। तब सिंह ने स्मरण कराया, जो गणेश का वाहन रहा वह तुच्छ नहीं। सहनशीलता ही संरचना का आधार होती है। नाग ने विष और देव समीक्षा को अपनी सत्ता बताया। मोर ने रूप और आकर्षण को नेतृत्व का अधिकार माना। सिंह बोला, शक्ति सापेक्ष है, हर बल के ऊपर कोई और बल होता है। तभी आक्रमण का समाचार आया। युद्ध भूमि पर शत्रु मृत था, अवसर जीवित। लौटकर सिंह ने विजय घोषित की और भय ने सत्य से पहले विश्वास कर लिया। श्रेणियां बनी। शासन सिंह के पास रहा, शांति मोर को, विनिमय नाग को और अदृश्य तंत्र चूहे को सौंपा गया। घोषणा हुई, जंगल तंत्र समानता सिद्धांत बना, पर सत्ता केंद्र में ही रही। इतिहास जानता है, हर तंत्र की अंतिम परीक्षा समय ही लेता है। चौथी रात जंगल तंत्र की स्थापना को अधिक समय नहीं बीता था, पर जंगल की हवा में एक नई बेचैनी उतर आई थी। मोर और नाग दोनों ही इस अस्थिरता से व्याकुल थे। कई रातों से उनकी आंखों में विश्राम नहीं था, और जब किसी प्राणी की नींद टूटती है उसका विश्वास भी डगमगाने लगता है। अंततः वे साथ चले, स्वभाव से शिकारी और शिकार, पर आज एक ही दरबार की ओर। सिंह ने उन्हें साथ देखा, आश्चर्य हुआ, फिर कठोर मुस्कान। मोर और नाग एक साथ। मोर आगे बढ़ा, बोला, समानता की घोषणा शांति नहीं लाई, बल्कि भय ले आई है। चूहे को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया जा रहा है और पुरानी शक्तियां स्वयं को असुरक्षित अनुभव कर रही हैं। नाग ने समर्थन करना चाहा, पर सिंह दहाड़ा, मैं केवल एक की बात सुनता हूं। संकेत हुआ, नाग बाहर चला गया। अब सिंह बोला, जंगल तंत्र का संविधान होगा, जंगल के लोगों का, लोगों द्वारा, लोगों के लिए। मोर ने पूछा, किस भाषा में। सिंह मुस्कुराया, जंगली भाषा में। और उसी क्षण शब्दों से अधिक सत्ता की मंशा स्पष्ट हो गई। पांचवीं रात का आकाश शांत था, पर सिंह का मन अशांत। नाग से हुई पिछली बातचीत उसकी चेतना में गूंज रही थी। सत्ता की ऊंचाई के साथ उसकी छाया भी उसे भयभीत करने लगी। उसे लगा जैसे अदृश्य शत्रु उसके चारों ओर आकार ले रहे हों। अशांति में उसने मोर को बुलाया और अपने भय को प्रकट किया।
मोर ने नाग को तुच्छ बताकर चिंता कम की, पर संकेत दिया कि असली खतरा भीतर से भी हो सकता है। नाग और चूहा दोनों से संवाद राजनीति की ओर मुड़ा। मोर ने प्रस्ताव रखा, जंगल के लिए संविधान बने। उसने कहा, यह व्यवस्था को स्थिर करेगा, अधिकारों को परिभाषित करेगा और सिंह को विशेष शक्तियां भी देगा। फिर नाग के लिए एक नियम बना, वह दिन में केवल 2 बार ही फुफकार सकेगा। सिंह ने तुरंत स्वीकृति दे दी। संविधान घोषित हुआ, समानता और विकास के वचनों के साथ, पर भीतर अधिकारों का केंद्रीकरण छिपा रहा। छठी रात सिंह ने मार्ग, नहरों और समृद्धि की घोषणाएं की। शब्द ऊंचे थे पर विरोधाभास सूक्ष्म। उसी बीच नाग पर नियम उल्लंघन का आरोप लगा। उसने भूल स्वीकार की और सिंह ने संविधान का हवाला देकर स्वयं को असहाय बताया। रात ढली। होटल आराम में संगीत और नृत्य के बीच मोर की गंभीरता ढीली पड़ने लगी। नाग मौन सब देखता रहा। उस रात कोई औपचारिक निर्णय नहीं हुआ, पर सत्ता का संतुलन बदल चुका था। जंगल तंत्र अब नियमों का नहीं, चरित्रों की दृढ़ता का प्रश्न बन चुका था। 7वीं रात तक जंगल में एक सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई देने लगा। मोर और नाग की निकटता बढ़ रही थी। उत्सवों और सभाओं के माध्यम से उनका संबंध गहरा होता जा रहा था। बाहर से यह सामान्य मित्रता लगती थी, पर भीतर एक शांत गठबंधन आकार ले रहा था। उधर चूहे की कठिनाइयां बढ़ी। जब उसने चावल और गेहूं मांगा तो नाग ने कहा कि सरकारी नियंत्रण के कारण अब अनाज केवल ऊंची कीमत पर मिलेगा। मूल्य घटने की कोई आशा नहीं थी। यह केवल आर्थिक निर्णय नहीं, शक्ति का संकेत था। जब नाग ने उसे कहीं और से व्यवस्था करने को कहा, चूहे को पहली बार लगा कि समस्या अनाज से अधिक सम्मान की है। निजी असंतोष सार्वजनिक विरोध में बदल गया। चूहे ने जुलूस निकाला, जंगल में नारे गूंजे, नाग की धांधली नहीं चलेगी, मोर की अफसरशाही नहीं चलेगी। उसने नाग पर मूल्य हेरफेर और मोर पर प्रशासनिक कठोरता का आरोप लगाया। सिंह ने भीड़ को आश्वासन दिया कि दोष सिद्ध होने पर कार्रवाई होगी। भीड़ ने जयघोष किया, पर निर्णय टल गया। 8वीं रात सिंह ने चूहे को निजी रूप से बुलाया, सम्मान दिया, पर प्रश्नों को मोड़ दिया। क्या सचमुच नाग ही शत्रु है या कोई और पीछे है? शिकायत संदेह में बदल गई। उसी रात नाग ने चूहे को अपने घर आमंत्रित किया, आतिथ्य दिया और संकेत किया कि असली शक्ति ऊपर है। चूहा उलझ गया। सत्य और रणनीति एक दूसरे में घुलते प्रतीत हुए। रात के अंत में नाग संतुष्ट था। जब तक सिंह और मोर उलझे रहेंगे, वह शांत भाव से आगे बढ़ता रहेगा। जंगल शांत दिखता था, पर भीतर शक्ति का संतुलन बदल रहा था। 9वीं रात के साथ जंगल तंत्र एक नए चरण में प्रवेश करता है। अब संघर्ष नियमों से आगे बढ़कर विचारों और सूचनाओं के क्षेत्र में उतर आता है। दूर जंगल के एक कोने में एक नई इमारत जगमगा उठती है। नाग भारी धन खर्च कर एक विशाल प्रेस स्थापित करता है। प्रतिदिन समाचार पत्र छपने लगते हैं, साथ ही साप्ताहिक और पाक्षिक पत्र भी। सब में मोर भाषा का प्रयोग होता है, जिससे प्रभाव और व्यापक हो। धीरे धीरे शब्द पूरे जंगल में फैलते हैं। कुछ समाचार सत्य होते हैं, कुछ अधूरे, पर उनकी गति सत्य से अधिक तेज होती है। प्राणी पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं और मन में शंका जन्म लेने लगती है। न्यायालय की कार्यवाही प्रभावित होती है, प्रशासन संकोच में पड़ता है। व्यवस्था का आधार केवल नियम नहीं, विश्वास भी है, और वही विश्वास डगमगाने लगता है। चूहा सिंह को सावधान करता है। वो बताता है कि नाग और मोर की निकटता अब राजनीतिक रूप ले चुकी है। उसी समय एक समाचार पत्र में प्रकाशित चित्र सिंह के सामने आता है। मोर और नाग साथ में प्रसन्न दिखाई देते हैं। सिंह के मन में संदेह जाग उठता है। मोर को बुलाया जाता है। वह स्वयं को निर्दोष बताकर सारा दोष नाग पर डाल देता है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सिंह जनता को संबोधित करता है। वह कहता है कि अन्न की कमी नहीं, कालाबाजारी समस्या है। समानता और अनुशासन की बात दोहराई जाती है। सभा जय जंगल जय मंगलवाद के नारों से गूंज उठती है, पर भीतर संघर्ष शांत नहीं हुआ। अब शक्ति केवल सिंहासन या व्यापार में नहीं, समाचारों और विचारों में भी प्रवाहित हो रही है। रात बाहर से शांत है, पर प्रेस की मशीनें चलती रहती हैं। संकेत स्पष्ट है,
संघर्ष अब दिखाई देने से अधिक सुनाई देने लगा है। 10वीं रात तक सिंह का सार्वजनिक संदेश असर दिखाने लगा। लेख और चित्र मंगलवाद को जंगल के हित में प्रस्तुत करने लगे। वातावरण ऐसा बनने लगा कि खुली आलोचना कठिन हो गई। नाग विचलित हुआ। उसने धन और दबाव के माध्यम से प्रेस को प्रभावित करने की कोशिश की, यहां तक कि बंद कराने की चेतावनी दी, पर चूहा नहीं डरा। इसके विपरीत जनमत और अधिक सिंह के पक्ष में झुकता गया। एक रात सिंह ने चूहे को बुलाया, फिर प्रश्न किए, तुम्हारे वर्ग की संख्या कितनी है? सिंह ने पूछा, सोची सविखप, तुम्हारे वर्ग के जीव अधिक हैं या नाग वर्ग के? हमारी संख्या बहुत ज्यादा है। कौन कौन? चूहा, खरगोश, गिलहरी, मेंढक, छुंदर भी? जी। इन सबको मिलाकर तुम एक दल बना लो। मीडिया के समर्थन के बदले सरकारी विज्ञापनों की बात हुई। नाग की धमकियों पर सिंह ने आश्वासन दिया। इसके बाद जंगल सभा बुलाई गई। चूहे के समर्थकों ने सिंह का जोरदार स्वागत किया। उसने प्रस्ताव रखा, तेल क्षेत्रों का जंगलीकरण हो। विरोध हुआ। अंततः मतदान में प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया। 10वीं रात ने स्पष्ट कर दिया, संघर्ष अब संस्थागत और आर्थिक संरचना तक पहुंच चुका है।